नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक, सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव के जानकार यशवंत देशमुख। आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुई दूसरी डिबेट की, प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जिसमें ट्रंप और बाइडेन आमने सामने थे। दूसरी बार एक बहस और होनी थी जो हो नहीं पाई थी क्योंकि ट्रंप को कोरोना हो गया था। और ये डिबेट जो थी, इसके बारे में आमतौर पर माना जा रहा है कि ये बेहतर डिबेट थी। ट्रंप ने उस तरह के हथकंडे नहीं आजमाए जो पिछली डिबेट में किए थे, आजमाए गए थे। और ये भी है कि इस बार दोनों ने काफी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की विभिन्न मुद्दों पर, और अमेरिकी लोगों को भी एक अच्छी डिबेट, बेहतर डिबेट देखने को मिली है। तो यशवंत जी, हम सबसे पहले एक सबसे बड़ी उस विवादास्पद मुद्दे पर बातचीत करेंगे जिसको लेकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो फिल्दी शब्द जो इस्तेमाल किया है ट्रंप ने भारत के संदर्भ में, भारत, रूस और चाइना के संदर्भ में, इसको किस तरह से लिया जाएगा वहां के जो भारतीय मूल के मतदाता हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इसको लेकर बड़ी बेचैनी है, बड़ी तल्खी है। वहां के मतदाता, जो भारतीय मूल के मतदाता हैं, वो कैसे देख रहे होंगे? मुझे लगता नहीं कि इसके कारण कोई कोई उन लोगों के वोट के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो एंटी ट्रंप वोटर है इंडियंस के बीच में, वो और ज्यादा अपने को पोलराइज करेगा उस तरीके से। और बाकी जो उनके पक्ष में हैं, वो लोग ये कहने की कोशिश करेंगे कि ये शब्दानुवाद पे मत जाइए, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका भावानुवाद आप बिल्कुल वैसे नहीं कर सकते, और बोलने में अगर शब्द युग्म की तरह प्रयोग किया गया तब तमाम लिपापोती जो होती है वो उसकी की जाएगी जिस तरह से की जानी चाहिए। अब ये देखने की बात होगी कि क्या इस शब्द को लेकर के कमला हैरिस कुछ आक्रमण करती हैं, इस शब्द को भुनाने की कोशिश करती हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या इसके ऊपर वो कैंपेन कुछ पकड़ते हैं। क्या पकड़ेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका से ज्यादा शायद भारत में हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका। लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होगा अगर मानिए कमला हैरिस इसके ऊपर एक ट्वीट भी कर देती हैं, तब वो बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। मतलब मुद्दा, मतलब एटलीस्ट वहां के उसमें बनाने की कोशिश, चर्चा में आ जाएगा वो, उस तरह से चर्चा में आ जाएगा। हाँ, चर्चा में आ जाएगा। तो अब इस दूसरी डिबेट को आपने किस तरह से देखा है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक चुनाव विशेषज्ञ के तौर पर, ये जो 5 करोड़ वोट तो पड़ चुके हैं अब वहां, तो आधा चुनाव तो निपट चुका है। तो अब इस डिबेट का क्या इम्पैक्ट रहेगा, कौन क्या स्कोर कर पाया है? देखिए, एक तो ये कि बड़ी पहले वाली डिबेट के मुकाबले बहुत ज्यादा सभ्य और शालीन डिबेट थी। मतलब चूंकि वो पहली डिबेट का स्तर इतना नीचे था कि उससे कुछ भी बेहतर होगा तो वो सभ्य और शालीन लगेगा, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज कि इस बार डिबेट कमीशन ने बोल दिया था कि टाइम तय होगा और टाइम के बाद में म्यूट कर दिया जाएगा माइक्रोफोन, तो आप चिल्लपों करें भी तो भी कोई आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। मतलब मुझे लगता है कि शायद भारत की टेलीविजन स्क्रीन पे इसको तुरंत ही लागू कर देना चाहिए, तो बहुत सारी चिल्लपों खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल स्वामी करते हैं, लेकिन दूसरों की आवाज को म्यूट करने, लेकिन वो सेलेक्टिव होता है ना। या जी, मैंने यही कहा कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक मेरे ख्याल से वैसे अलग विषयांतर होगा, लेकिन आलोक जोशी जी अपनी डिबेट में अक्सर वो ये कहते थे, वो उल्टा काउंटडाउन लगाते थे 60 सेकंड का या कुछ, जिसमें बजने लगता था, तो मुझे वो भी पसंद था। हालांकि इस पूरी डिबेट में मुझे इतना समझ में आया कि ट्रंप और बाइडेन दोनों ही सभ्य और सुशील ढंग से भले ही बतियाते रहे हों, ऐसा कोई स्कोरिंग पॉइंट या जिंग वाला नहीं आया कि जिसको देख के लगे कि हाँ, वाद विवाद में इसने ये बड़ा अच्छा तर्क दिया और उसने प्रतितर्क बहुत अच्छा ये रखा, इस पॉइंट पे इसने लपेट लिया। ऐसा कोई जिंग मूवमेंट नहीं आया। तो जिंग मूवमेंट नहीं आने के कारण मतलब ये भी कह सकते हैं कि सभ्य और शालीन डिबेट तो थी, बड़ी कद्दू किस्म की डिबेट थी। उसमें कोई अपना अलग से बड़ा जबरदस्त कोई फ्लेवर आ गया हो, ऐसा भी नहीं। शायद मुझे लगता है कि इस बार ट्रंप की स्ट्रेटजी भी थी, उनके भी सलाहकारों ने कहा था कि भाई इस बार थोड़ा संभल के बिहेव करना वहां, नहीं तो आपके जो राय बन रही है वो बहुत ही नकारात्मक बन रही है।
तो बहुत सावधान। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अनडिसाइडेड या सेंट्रिस्ट वोटर, उनको लगता है कि ट्रंप के सलाहकारों का ये कहना है कि पहले डिबेट में आपने जो पोलराइज करना था कर दिया, अब आप उस अनडिसाइडेड सेंट्रिस्ट वोटर को थोड़ा सा खींचो, जो आपका थोड़ा शालीन रूप भी देखे। और दोनों के अपने पॉइंट्स बहुत पकड़ने वाले क्लियर थे। मतलब जिस तरफ ट्रंप चाहते थे पूरी तरह से केवल हंटर बाइडेन उनके बेटे के ऊपर और उस मुद्दे को पकड़ के घसीटें, इधर का कैंप चाहता था कि हर तरीके से उसको कोरोना वाले मुद्दे पे और वैसे पकड़ के रखें। तो अपने अपने स्टैंड पॉइंट्स बहुत क्लियर थे। एक अंतर जरूर ये था कि आज की डिबेट की जो मॉडरेटर थी, उन्होंने बाइडेन साहब के बेटे के मसले पे उनसे ये सवाल जरूर सीधा किया कि क्या वो ये मानते हैं कि ये इसमें इफ इट वाज नॉट इलीगल, क्या वो इमोरल था, क्या मतलब वो अनुचित था क्या वैसा करना, या अनएथिकल था क्या, इस तरीके का एक सवाल सीधा किया। स्वाभाविक सी बात है, उसको बाइडेन साहब ने अपने तरीके से नकार दिया। लेकिन अभी तक वहां की मीडिया ने इस मुद्दे पे बाइडेन से कोई सवाल किया ही नहीं था। मुद्दा सही है गलत है ये अपनी जगह बात सही है, लेकिन कोई भी सवाल है तो जैसे ट्रंप के चाइनीज अकाउंट से लेकर हर चीज के ऊपर 1000 सवाल उठते हैं, तो जो जहां मुद्दे हैं उसके ऊपर सवाल होने चाहिए थे। तो एक सवाल सीधा उठा और बहुत अच्छा हुआ बाइडेन साहब ने सीधा उसका जवाब दे करके साफ साफ बोला कि उन्हें उसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं लगता जो उनके बेटे ने कहा किया। आपने मॉडरेटर की बात की है तो इस बहस में मॉडरेटर की तारीफ हो रही है कि उन्होंने बहुत ही संयत ढंग से दोनों वक्ताओं को रोका, टोका और बंधन में रखा। तो ये उनकी, बल्कि जो पिछली डिबेट कंडक्ट करने वाले क्रिस वेलिस हैं, उन्होंने भी उनकी तारीफ की और ट्रंप ने भी तारीफ करनी पड़ी उनको मॉडरेटर की। हालांकि वो ये मान के चल रहे थे कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी की खैर ख्वाह है। हाँ जी, है ना जी। इस तरह वो ट्रंप ने तारीफ केवल इसलिए कर दी क्योंकि ट्रंप के सवाल एटलीस्ट उसने पूछ लिए, इसलिए उन्होंने तारीफ की। कि वो ट्रंप का ये आरोप था कि इसके ऊपर कोई मीडिया बाइडेन से सवाल ही नहीं पूछ रहा है, जो जो कुछ हद तक सही था मुकेश जी। आप भाई सवाल बनता है तो सवाल पूछिए, नहीं बन मतलब आप जवाब उसका जो भी आए उसमें कोई बात नहीं। इस नाते ट्रंप तारीफ करने में रह गए। एक वो म्यूट के बटन का अपना लाभ मॉडरेटर को मिला क्योंकि कंट्रोल उनके पास में था। एक बात ये भी है कि मैं ये देख रहा हूं कि पहले के मुकाबले अब वहां के एंकर्स और वहां के रिपोर्टर्स के जो भी चयन होता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जानबूझ के ऐसे चयन करते हैं, लेकिन काफी जिसे कहते हैं गैर श्वेत जो माइनॉरिटी या बाकी वो वहां के लोग हैं गैर श्वेत, उनके अंदर से ये मॉडरेटर्स आ रहे हैं जिसमें कई सारे सवाल जिनको बोलने में सामने आप इंसान अगर वैसा बैठा हो तो आप एक सीमा तक ही बता बिल्कुल सकते हैं या एक सीमा तक हैं। मतलब उस लिहाज से थोड़ा सा एक आपकी जिसे कहते हैं कि उस तरीके का एंकर अगर माइनॉरिटी के हिस्से से बैठा है तो एक लिहाज थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है कि हमको कितना बोलना है या नहीं बोलना है। मुझे लगता है कि एक उसका भी असर था, लेकिन बाय एंड लार्ज शायद लोगों ने इस बात की गहरी सांस ली कि कुछ तो इस चुनाव में थोड़ी सी जो अमेरिकन नॉर्मलिटी का एक रहता है आवरण की नहीं भाई ये सभ्यता का दायरा, ये तकाजा ये कहता है, कुछ तो तमीज से हुआ। उतनी भर की नफासत और तमीज बच गई, इसके लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे लोग उसमें खुशी में होंगे। लेकिन कोरोना के सवाल जो है मुकेश जी, पता नहीं आपने नोट जी कोरोना के सवाल पर, हेल्थ केयर के सवाल पर, कोरोना के सवाल पे, हाँ कोरोना के सवाल पे घेरने की पूरी कोशिश की, बोला भी, लेकिन वही बात है कि देखिए वो शर्म और लज्जा उस इंसान को आनी है जिसको आए, उसका वो हो, जो सीधे सीधे अपफ्रंट उसको लेके घूम रहा हो, उसमें एक बियॉन्ड अ पॉइंट आप इस तरीके के हमले करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि ट्रंप ने एक मही चीज पकड़ी है वो ये कि लोग दरअसल, और केवल अमेरिका में नहीं हम भारत में भी देख रहे हैं, लोग उकता गए हैं कोरोना से। अब बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका दिहाड़ी या जिनका घर का काम या वैसे ठीक से मतलब इनकम पे असर पड़ रहा हो, तो उन्हें घर बैठने की सलाह देने पे लोग चिढ़ने लगे हैं थोड़ा सा, मतलब उकताहट के कारण कि भाई घर बैठ के कैसे चलेगा।
मुझे लगता है कि ट्रंप ने कुछ उस चीज को एक पकड़ लिया है, नंबर एक। नंबर दो, खुद को कोरोना होने के कारण जो कोरोना हुए निकले, आज भी उन्होंने ये बात लगातार बोली कि 99.99% यंगस्टर्स डोंट, वो लगातार इस बात को, भले ही वो आंकड़े गलत हो कुछ भी हो, लेकिन वो इस बात को कर रहे हैं कि देखिए इसमें डर के जिंदगी मत रोकिए। मैं देखिए बीमार पड़ा, मैं निकल आया, और अब ये नहीं बताएंगे कि वो बीमार पड़े तो उनको जिस तरीके की दवाइयां और सारे वो क्या एंटीबॉडीज के कॉकटेल ठोके गए, वो सामान्य किस व्यक्ति को नसीब होंगे? मतलब, लेकिन अब जो कैंपेन है वो कैंपेन है, तो वो बार बार जो बाइडेन को कहते रहे कि ये बेसमेंट में घुस के बैठ जाते हैं, कि ये इनका बस चले तो बेसमेंट में घुस जाएं, मैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति हूं, मेरे पास में आपके जैसी सुविधा नहीं है कि मैं बेसमेंट में बैठ जाऊं, मुझे तो लोगों से मिलना है, मुझे तो करना है। तो आज वो इस हैमरिंग के मोड में थे। उस चीज को लेके बाइडेन, सिवाय इसके कि इस इंसान ने झूठ बोला और लोगों का ध्यान नहीं रखा, ये थोड़ा सा मैं उम्मीद कर रहा था कि वो ये बोलते कि मैं राष्ट्रपति होता तो मैं ऐसे करता, या जिस समय मैं उपराष्ट्रपति था तो मैंने ऐसा किया था। वो चीज कहीं उनसे थोड़ी सी मिस हुई। कहने का मतलब केवल ये है, बाइडेन पहली बहस में भी वही थे, दूसरी बहस में भी वही थे, एक जिसे कहते हैं सीधी लाइन पे लकीर पे। ट्रंप पहले में माशा थे, दूसरे में घड़ी में माशा, घड़ी में तोला वाले अंदाज में एकदम भयानक सिंह। तो ट्रंप के आपको दो रूप दिखाई दिए, बाइडेन का एक रूप दिखाई दिया। अब इसमें दो रूपों में और एक रूप में कितने लोग और कितना कर पाएंगे ये मुझे पता नहीं है। कुछ डेटा हमारे पास में जो नया आया है, कल रात को मैं देख रहा था, उसमें एक चीज तो इंटरेस्टिंग अब लगभग अमेरिकी सभी पोल्स में आ गई है, केवल हमारी फाइंडिंग नहीं है, कि जो पहले वोट डाल रहे हैं वो वोट ज्यादातर बाइडेन को पड़े हैं, और जो इलेक्शन वाले दिन वोट डालेंगे उसमें लगभग 2/3 1/3 का उल्टा स्प्लिट जो है 60-40 का, वो ट्रंप के पक्ष का। ये तो आ गया है। जो चीज एक अटका हुआ है मेरे दिमाग में, जिसको मैं अभी और डेटा पॉइंट्स का इंतजार कर रहा हूं, वो ये, अमेरिका में लगभग ये माना जा रहा है कि अभूतपूर्व टर्नआउट होगा, और वो ये इस पर आकलन पे लिया जा रहा है कि ये अभूतपूर्व टर्नआउट अर्ली वोट का हुआ है, इसलिए नाते अभूतपूर्व टर्नआउट होगा। मैं भी इसमें अटका हूं। मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा टर्नआउट का जंप नहीं होगा। एक वहां पे प्रोसेस, जिसे शब्द कह लें, उसे प्रयोग किया जा रहा है कैनिबलाइजेशन। यानी क्या ऐसा है कि जो वोटिंग डे वाले दिन वोट डालने जाने वाला था पक्का, वही है जो घर बैठ के वोट डाल रहा है। तो ओवरऑल फाइनल टर्नआउट कहीं अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो हमारे डेटा में अभी तक तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कैनिबलाइजेशन की प्रोसेस ज्यादा हो रही है बनिस्बत इस बात के कि बहुत अभूतपूर्व टर्नआउट बढ़ने की स्थिति की ओर जा रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है 3 नवंबर के पहले कितना मतदान हो चुका होगा? अगर 5 करोड़ लोग मतदान कर चुके हैं तो 3 नवंबर के पहले कितने लोग कर चुके होंगे? 60% कम से कम मानी के चलिए। तो 60% का मतलब आप अंदाजा लगाइए कि पिछली बार अगर कुल मतदान 13 के आसपास हुआ था और इस बार 15 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। अब मैं शुद्ध अपने पहाड़े की तरह बोलूं, 15 या 45 चौके 60 पूरा 75 तो 9 करोड़ यानी लोग वोट दे 9 चुके करोड़ के आसपास। जी, 9 करोड़ के आसपास आपको लगभग अर्ली वोटिंग में पड़ जाएंगे, और करीबन 6 करोड़ के आसपास मान के चलिए कि वोटिंग वाले दिन पड़ेंगे। ये एक मोटा अनुमान है सबका, और लोग मान के चल रहे हैं कि 15 करोड़ वोट पड़ेंगे कुल उसमें। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद 15 करोड़ न पड़े और ये 13.5-14 के आसपास से ही मामला रहे। ये इतना अभूतपूर्व शायद ना जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे अपने आंकड़ों में दिख रहा है, मुझे उसमें ऐसा ज्यादा लग रहा है मुकेश जी कि जो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं खांटी वोटर है कि नहीं मुझे देना ही देना है, ऐसे लोगों की संख्या अर्ली वोटिंग में मुझे ज्यादा दिख रही है बनिस्बत एड ऑन वाली कैटेगरी के वोटर की। चलो डाल देते हैं इस बार, ज्यादा डालने, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। तो ये बताइए कि अब इस डिबेट का कोई असर पड़ेगा इस पूरे माहौल में, जबकि लगभग तय कर चुके हैं लोग, और डिबेट भी ऐसी नहीं रही है कि जो बहुत ज्यादा
लोगों के दिमाग को मथने वाली हो कि अब आप तय कर लो, डिबेट भी हो गई, ऐसा भी नहीं लग रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग भी हो गई है, तो क्या लग रहा है, ये डिबेट एक रात का मनोरंजन था या उससे ज्यादा कुछ? आपने बहुत सही पकड़ा। दरअसल इस डिबेट में शालीनता का वापस आना यही अपने आप में इतना बड़ा सेलिब्रेशन का पॉइंट बना लिया गया कि डिबेट के अंदर कोई जिंक फैक्टर था या कोई ऐसा मौका या मुद्दा था जिसके ऊपर किसी ने पकड़ा और किसी ने दबाया या किसी ने लपेट लिया। ये चीज कुछ आई नहीं। मतलब शालीनता का वापस आना ये कोई जिंक फैक्टर नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट से दोनों ही कैंडिडेट ने किसी भी नए मतदाता को अपनी ओर मोड़ने में कोई बहुत कामयाबी हासिल की होगी या सेंट्रिस्ट मतदाता को बहुत ज्यादा अंतर पड़ा होगा। हो सकता है कि कुछ लोग मतलब जिन्होंने मन नहीं बनाया वो हो सकता है कि थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएं। मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता मुकेश जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि इस डिबेट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण लोगों का मन बदले। और अगर बाइडेन साहब ऑलमोस्ट 8% 7% की लीड जो हमारे पोल्स में आ रही है, अगर उतनी मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो निस्संदेह उनके लिए जीत ज्यादा आसान दिखेगी। और अभी से लेकर के 3 तारीख के बीच में कोई उसमें बहुत बड़ा चेंज आता हुआ भी उलटफेर नहीं? मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है। हो भी जाए तो भी अगर मानिए 9 करोड़ वोट पहले ही पड़ जा रहे हैं तो आप कितना, हाँ ये है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्नआउट बढ़ जाए 3 तारीख को, तो मैं कहूंगा कि ये मामला अटका है। लेकिन अदरवाइज दारोमदार तो सब आज फिर वही स्विंग स्टेट्स पर आ जाएगा। स्विंग जी स्टेट क्या हो रहा है, वही जाकर जी कर जाएगा जो। बिल्कुल। और स्विंग स्टेट्स में अभी तक कुछ जगहों पे मामला टाइट हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे जो 3 मेजर पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन वाले इलाके में, वहां पे ज्यादातर पोल्स कह रहे हैं कि बाइडेन साहब की पकड़ बनी हुई है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने आज एक दूसरे पोल के दूसरे हमारे आंकड़े में नहीं था, किसी और के सर्वे पे आंकड़े में था जो मैंने देखा। उनका ये कहना था कि जो एंथुजियाज्म लेवल है स्विंग स्टेट में वोट डालने का, वो समहाउ रिपब्लिकन वोटर्स में ज्यादा है डेमोक्रेट से। ये एक मुझे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग लगी। हमने उस लिहाज से अभी तक इस चीज को चेक नहीं किया। हम असल में हमारा ट्रैकर ऑल ओवर यूएस के हिसाब से ले रहा है। हमने अभी तक स्विंग स्टेट के इंडिविजुअल पोलिंग उतनी ज्यादा मुकेश जी की नहीं है। तो ये अगर ऐसा कुछ है तो उससे एक विंडो खुल जाता है स्विंग स्टेट्स के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देने का कि नहीं मामला कुछ और पलट सकता है क्या। इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और है मुकेश जी, ध्यान दीजिए सारे पोल्स में, वो ये कि आज से महीने भर पहले जो 10, 12, 14% तक बाइडेन साहब की लीड बोली जा रही थी, वो दरअसल अब 7, 8% पे बोली जा रही है। मतलब ये तो अंतर पड़ा है। वो एक उसका ये भी अंतर पड़ सकता है कि ओवरऑल में एडल्ट वोटर जिन्हें कहते हैं, जिसमें ऐसे मतदाता भी होते हैं जो एक्चुअली में वोटिंग एलिजिबिलिटी नहीं रखते, कुछ परसेंट, उसका भी अंतर पड़ता है। और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है कुछ, उसका अंतर पड़ जाता है। तो हो सकता है कि ज्यादातर पोल्स अब केवल एक जनरल एडल्ट पॉपुलेशन के यूनिवर्स से रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड से लाइकली टू वोट वाले उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। उस फाइन ट्यून करने के कारण हो सकता है कि ये एडिशनल फ्लैप वाला वो लीड हट रही है। लेकिन 7-8% पर्याप्त होती मुकेश जी। 7-8% की लीड चुनाव जिताने के लिए अमेरिका में बहुत एक्सेप्शनल लीड मानी जाएगी। आसानी से जीतना चाहिए अगर ये लीड मेंटेन करते हैं तो। खासतौर पर चुनाव के 8-10 दिन पहले तक अगर ये लीड मेंटेन होती है तो बड़ी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। और अब सारा का सारा दारोमदार अब केवल और केवल रहेगा 2 चीजों पे। एक तो ऑब्वियस सी बात है स्विंग स्टेट्स में कितनी ताकत लगाते हैं, और दूसरा जिस चीज के लिए अब रिपब्लिकन्स पूरी तैयारी किए हुए हैं, लीगैलिटीज में फंसाने वाला। तो आप मान के चलिए कि 3 तारीख को अमेरिकी नेटवर्क कोई भी स्टेट कॉल नहीं करेंगे और सब हाथ पे हाथ पीछे रख के बोले बैठेंगे कि अब पोस्टल बैलेट आने दीजिए और तभी हम कुछ करेंगे।
और 3 तारीख को आप ये कल्पना कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंप है वो जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी वो एक एक राज्य में अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर करते जाएंगे स्वयं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और डेमोक्रेट्स बोलेंगे अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये एक अजीबोगरीब ढंग की कुश्ती चलेगी जिसमें अब लीगैलिटी की ओर जाएगा। पोलस्टर्स के लिए बड़ी दिक्कत है कि अब एग्जिट पोल कैसे करेंगे आप। अगर आप एग्जिट पोल उस दिन की पोलिंग के हिसाब से करेंगे तो वो बहुत रियलिस्टिक नहीं होगी। 3 तरीके के पोल चल रहे हैं मुकेश जी। अभी तो देखिए ये अब इन चुनाव में एक तरह से बोलें कि 3 अलग अलग एग्जिट पोल्स की बात होगी। मतलब जैसे अभी हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं उन सर्वेज में जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं पोस्टल बैलेट से या इन पर्सन, तो ये दो तो एक तरह से वो एग्जिट पोल ही चल रहा है। जो डाल चुका है उसका एग्जिट पोल है। दूसरा जो उस दिन 3 तारीख को वोट डालेगा उसका एग्जिट पोल अलग चलेगा। तीसरा काउंटी लेवल के जो 3 तारीख की रात को जो ट्रेंड्स या अर्ली वोटिंग के जो नतीजे आने शुरू होंगे उसमें वहां पे बहुत माइक्रो लेवल पे डेटा के इनपुट्स आ जाते हैं एक एक काउंटी से और 3000 से ज्यादा काउंटीज है। तो उसमें कोई काउंटीज ऐसी हैं जहां पे नतीजा कुछ अंदाज से उलटफेर अलग हो रहा है, वो उसको देखा जाएगा। तो ये 3 अलग अलग आंकड़ों को मिला करके दरअसल कॉल लेने की कोशिश की जाएगी कि पोस्टल बैलेट्स। पहले क्या होता था मुकेश जी, 4 साल पहले तक मानिए 10-20% पोस्टल बैलेट बचे और किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी एक कैंडिडेट की लीड इतनी हो गई कि पोस्टल बैलेट पूरे के पूरे दूसरे को पड़ जाए तब भी नतीजा नहीं बदलेगा तो रिजल्ट उसका डिक्लेयर मान लिया जाता था। लेकिन अगर 60% वोट आपके ये आपके पहले पड़ रहे हैं जिसमें से 30% वोट कम से कम पोस्टल बैलेट कम से कम पड़ेंगे, तो 30% का आंकड़ा बहुत बड़ा है। किसी राज्य में कोई एक कैंडिडेट 30% से भी ज्यादा लीड ले ले तो माना जाएगा कि वो एक तरह से अब सेफ है कहना कि ये राज्य इसने जीत लिया है। तो अन्यथा ये आसान नहीं होगा। और ये इलेक्शन की उनकी काउंटिंग दरअसल इस बार हम लोगों के जो 98 और 96 और 91 वाली काउंटिंग थी 72 घंटे वाली, जब हम लोग स्टूडियो में ही सो जाया करते थे ये कुछ वैसा होने वाला है। तो मजेदार है, डिबेट का कोई मतलब नहीं रह गया। अब सारा कुछ पोलिंग पर है, पोस्टल बैलेट है, अर्ली वोटिंग है, फिर 3 तारीख की वोटिंग है, फिर काउंटिंग का लंबा सिलसिला है। तो अभी अमेरिकी चुनाव के नतीजे के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो एक आध दिन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा अपने अगर चाहें तो आप मतलब सोम मंगल को हमारे पास में सोमवार को जो डेटा का सेट नया फ्रेश आएगा हमारा सर्वे का, तो हम थोड़े आपको ये अंदाजे दे सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने हमारे हिसाब से वोट डाल दिया है और इन पर्सन वालों का क्या वोट शेयर आया है, पोस्टल का क्या आया है, और जो लोग कह रहे हैं कि 3 को वोट डालेंगे उनका अपना क्या बता रहे हैं कि किसको वोट डालेंगे। ये इस आंकड़े को मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ सोमवार या मंगल को अगर आप शो करें तो। ठीक है, बहुत दिलचस्प आंकड़े होंगे, वो भी काफी इंडिकेट करेंगे कि हवा किस बह रही है और नतीजे किस तरह के आ सकते हैं। तो बहुत बहुत और एक सवाल हमने मुकेश जी बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है इस बार। वहां के उसमें ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं जाता। हमने एक सवाल ऐड किया कि आप किसको वोट देंगे, इसको गोली मारिए। आप ये बताइए कि क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको आप मर जाएंगे तो भी वोट नहीं देंगे। उल्टा सवाल पूछा है, तो उसके नतीजे बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा पूरे आंकड़े। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पर बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी। और कल आपका वेबिनार हमारे दर्शक देखेंगे। आलोक जोशी हमारे सहयोगी उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं और आप जैसे विद्वान लोग जुड़ रहे हैं, तो कल का वेबिनार देखना मत भूलिएगा दर्शक बंधु। कल रात 9 बजे अमेरिकी चुनाव की पूरी तस्वीर जो बन रही है उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है अमेरिका में। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, धन्यवाद आपका और धन्यवाद दर्शक। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।